हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपकी 2000 वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के कंपनीज प्रीवियस पेपर लगा रहे हैं। इस पेपर के माध्यम से आप उस पेपर का पैटर्न और क्वेश्चन पूछने का तरीका को आप समझ सकते हैं। हालांकि ये जो पेपर आपका है ये सुरक्षा सहायक का है और ये इंटर बेस पर था और टायर 1 का पेपर है। तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस आधार पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन चैप्टर से मैथ पूछा गया है और कहाँ से मतलब किस तरह के जीके और साइंस के प्रश्न और इंग्लिश के पूछे गए हैं। तो हालांकि वहाँ जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है तो वहाँ पर मैथ का लेवल थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो जनरल स्टडी और इंग्लिश का पैटर्न रहेगा लगभग सेम ही रहेगा। तो चलिए इस पेपर को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को केवल आपको स्लाइड करके दिखा देंगे और उसके बाद जेएस का प्रश्न का हम यहाँ पर मतलब डिटेल्स देखेंगे कहाँ से पूछा गया है। और यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसके मैथ और रीजनिंग का बनाने का अभ्यास करें। और ध्यान रखें इस बात का कि चैप्टर जो है यहाँ से मतलब मैथ का कहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर त्रिकोणमिति और ज्यामिति, बीजगणित यानी एडवांस मैथ जो होता है आपका, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और इसमें जो एडवांस में जो आपका चैप्टर होता है नियामक ज्यामिति, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उस सब चैप्टर आपको बहुत ही इसके लिए पढ़ना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो है ये प्रश्न आपका संख्या पत्ती से है, संख्या पत्ती के लघुत्तम महत्तम से है। अगला प्रश्न आपका जो दूसरा दिया गया है ये आपका बीजगणित से है। ये तीसरा प्रश्न भी जो आपका है ये भी बीजगणित का ही प्रश्न है। चौथा प्रश्न भी आपका बीजगणित से है। अगला प्रश्न आपका जो पांचवा है ये संख्या पत्ती से दिया गया है। छठा प्रश्न जो आपका है ये ज्यामिति से दिया गया है, ज्यामिति में त्रिभुज से। सातवां प्रश्न जो आपका है नियामक ज्यामिति से है। अगला प्रश्न आपका है ये जो त्रिकोणमिति से है। ये प्रश्न संख्या 9 भी आपका जो है त्रिकोणमिति से ही है, हाइट एंड डिस्टेंस से है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न संख्या 10 जो है ये वृत्त से है, वृत्त में ज्यामिति से। प्रश्न संख्या 11 जो आपका है ये घड़ी से संबंधित है। तो यदि आप इसके मतलब इस मैथ को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के प्रैक्टिस करें। हम यहाँ पर इसके जीएस और इंग्लिश और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसा पैटर्न था वहाँ पर इसका। प्रश्न संख्या 12 आपका जो है ये आपका क्षेत्रमिति से दिया गया है। ये प्रश्न संख्या 13 आपका दिया गया है प्रायिकता से, तो प्रायिकता भी जरूर देख लें। प्रश्न संख्या 14 भी आपका प्रायिकता से है। प्रश्न संख्या 15 आपका जो है ये आपका नियामक ज्यामिति से है, नियामक ज्यामिति के थ्योरी से है। प्रश्न संख्या 16 आपका जो है ये संख्या पत्ती से है। और प्रश्न संख्या 17 आपका जो है ये बीजगणित से है। प्रश्न संख्या 18 जो आपका है ज्यामिति में त्रिभुज से है। प्रश्न संख्या आपका 19 जो है ये आपका नियामक ज्यामिति से है। और 20 जो है आपका क्षेत्रमिति से है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम को देने के लिए आपको त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित, क्षेत्रमिति और प्रायिकता और नियामक ज्यामिति, ये 5-6 चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके जाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो एग्जाम होता है ये एसएससी मतलब ये आपका एक तरह से मान लीजिए इंटर लेवल का है तो ये सीएचएसएल के बेस पर लिया है। तो आपका वो जो ग्रेजुएशन है तो उसका मैथ कहीं ना कहीं आपका सीजीएल के बेस पर होगा। तो ध्यान रखिए कि वहाँ पर आपको मैथ, ये एडवांस जो मैथ होते हैं इस पोर्शन को बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी मतलब करके ही जाना है, तो आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे। चलिए हम आप यहाँ पर इसके जीके के प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था जीके में कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है तो ध्यान रखें पहली बार 2015 मनाया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। अगला प्रश्न संख्या 23 है कि कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो यहाँ पर आपका चेचक, डेंगू और पोलियो सब विषाणु जनित है और तपेदिक आपका जो है जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 24 कि भारत में कितने राज्य हैं। तो उस समय तो 29 राज्य थे। अभी हाल ही में आपका जो 29वां राज्य, ये सॉरी 29वां नहीं, जो एक राज्य था आपका जम्मू एंड कश्मीर, उसको तो 2 भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखें अब राज्यों की संख्या कितनी रह गई है, 28। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न संख्या 25 आपका हिस्ट्री से पूछा गया है कि किसने भू राजस्व सुधार किए थे। तो टोडरमल, अकबर के शासनकाल में जो वित्त मंत्री टोडरमल थे उन्होंने भू राजस्व सुधार किए थे। अगला प्रश्न संख्या 26 आपका है कि निम्न में से ऊष्मा की इकाई कौन सी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जूल।
जूल जो आपकी ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई होती है। ये आपका ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का है, और ये आपका जो एम्पियर है विद्युत धारा का है, और वोल्ट जो आपका है विभवांतर का है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। ये भी आपका हिस्ट्री से प्रश्न है कि भविष्य के बुध जिसे अभी अवतरित होना है कौन होंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आपका कि पीलिया रोग किस में खराबी होने के कारण होता है? तो राइट आंसर आप यहाँ पर होगा लीवर में, यानी यकृत में खराबी के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कि तिब्बत में से होकर बहने वाली सांगपो नदी भारत में जानी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 कि यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम यात्री थे, किस देश के थे? तो रूस के थे। अगला प्रश्न आपका है साइंस का कि फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। प्रश्न संख्या 32 है कि कालीबंगा सिंधु स्थल कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। और अगला प्रश्न आपका कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? ध्यान रखिए 1916 में की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है कि अंकोरवाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिए आपका कंबोडिया में है। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में से कौन सुनामी के कारण हो सकता है? तो भूकंप, यानी जो मतलब समुद्र के अंदर जो सागर के अंदर जो भूकंप आता है उसी भूकंप के कारण ही आपका एक सुनामी उत्पन्न होता है। और यहाँ प्रश्न बनता है कि सुनामी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो ध्यान रखें सुनामी जो आपका ये जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 36 कि भारत में भाखड़ा बांध निर्मित है किस नदी पर? तो सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 आपका है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी होगा। यहाँ पर एक कावेरी गलत है। कि जब भी आपसे पूछता है कि दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा तो गोदावरी होगा। जैसे ही प्रश्न लगाया कि दक्षिण भारत की गंगा यानी भारत शब्द से ही जोड़े तो वहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर कावेरी होगा। इसको ध्यान रखें, इल्यूशन में क्लियर दिया गया है कि दक्षिण की गंगा हो या दक्षिणी की गंगा या दक्षिणी गंगा दोनों गोदावरी होगा। जैसे ही आप प्रश्न लगा कि दक्षिण भारत की गंगा जैसे भारत सब जुड़े तो आपके लिए कावेरी आंसर होता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 39 कि तुंगभद्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में पड़ता है। प्रश्न संख्या 40 है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। प्रश्न संख्या 41 आपका है कि जय संहिता का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का ही नाम है जय संहिता, यानी पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता महाभारत को। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42 की किसकी कमी के कारण सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43 है कि लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो ध्यान रखें मीरा कुमार। प्रश्न संख्या 44 है किस खेल से संबंधित है बटरफ्लाई? तो तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए? तो केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मतलब प्रस्ताव मतलब फर्स्ट बार जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति के लिए केवल और केवल राज्यसभा में जाना चाहिए पहली बार। प्रश्न संख्या 46 है कि जब हाइड्रोइलेक्ट्रिक एसिड के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनती है। प्रश्न संख्या 47 है कि एक घोल लाल लिटमस पेपर को नीला में परिवर्तित कर रहा है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो जब वो लाल से आपको नीला में कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्षार है, तो क्षार का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48 कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एक उच्च पिघलन बिंदु वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक पानी में घुलनशील है, तत्व कौन सा होगा? तो एक कैल्शियम यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर प्रश्न है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन का तला बाहर की तरफ से काला हो रहा है, इसका अर्थ है कि ईंधन पूर्णतः जल नहीं रहा है, यानी धुआं उत्पन्न कर रहा है। अगला प्रश्न आपका साइंस का है कि सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं कि प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं है, यहाँ सही नहीं है। तो यहाँ पर तत्व ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये सही नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में गुर्दा किस प्राणी का एक भाग है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मल विसर्जन, यानी जो शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है ये गुर्दा का काम है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 52 है कि दो न्यूरॉनों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए सिनेप्स कहते हैं, बायोलॉजी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 53 है कि एक पौधे के परागकोश में होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, परागकण। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54 की वैकाशिक दृष्टि से इसमें अधिक समानता है? तो मतलब एक मिनट, वैकाशिक दृष्टि से हम में अधिक समानता है मतलब
किससे हम में अधिक समानता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। तो यहाँ पर तो फर्स्ट बार आप चिंपैंजी में थे, लेकिन अभी जो फिलहाल में अभी जो है एक तरह से आप इसको फेमस मतलब सबसे अधिक अच्छा मानेंगे चीनी छात्र की तरह। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 55 कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर पानी होता है, शीशा होता है, प्लास्टिक होता है, यहाँ पर मिट्टी नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 कि मानव नेत्रों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। प्रश्न संख्या 57 कि निम्न में से क्या एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? तो आई आर स्क्वायर नहीं दर्शाता, यानी कि आई स्क्वायर आर भी शक्ति को दर्शाता है, वी आई भी आपको शक्ति को दर्शाता है और वी स्क्वायर आर भी दर्शाता है, लेकिन ये फार्मूला गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में से कौन जैविक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये लकड़ी है, गोबर गैस है और यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये नहीं है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका दिया गया है कोयला, ये भी है, तो ये तीनों है और नहीं पूछ रहा है तो नहीं के लिए आपका नाभिकीय ऊर्जा होगा। अगला प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला बनाता है? तो यहाँ पर घास, बकरी और मानव ये एक मिलकर के खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। यहाँ पर ये आपके 20 इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर इसको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। यहाँ पर आपको आर्टिकल और प्रीपोजिशन और इस तरह से मतलब भिन्न तरह से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिए गए हैं। तो हालांकि मैं इसका उतना डिस्कशन तो नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 61 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑफ, 62 का यहाँ पर होगा ये और 63 का होगा द और 64 का होगा यहाँ पर एक्सपीरियंस। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 65 का होगा लिटिल, 68 जो आपका है यहाँ पर आपका 3 होगा, 69 का आपका प्लानिंग होगा, 70 में ये हैव होगा और ये आपका जो 71 से 75 दिया गया है यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहाँ पर आपका डी करेक्ट और यहाँ पर सी, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए करेक्ट है। यहाँ पर 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 76 नंबर आपका ये जो है बोला ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, यानी जो भगवान में विश्वास करता है तो थीस्ट बोलते हैं और जो नहीं करता है अथीस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थीस्ट। अगला प्रश्न 77 आपका है कि स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ, यानी खुद से लिखी गई कहानी क्या होती है? तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। चलिए अगला देख लेते हैं। 78 नंबर पर बोला है कि एक बुक और पेपर राइटन इन हैंड, यानी मतलब हाथ से लिखा हुआ, तो उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर पूछा था कि ए नंबर ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर फ्लीट आंसर राइट होगा। और अगला आपका है इसमें इंग्लिश का लास्ट है कि ए यंग काउ बोलते हैं तो काल्फ। ये देखिए यहाँ पर 81 से 85 तक में आपको भिन्न छाटना था। रीजनिंग के प्रश्न बहुत ईजी है, एक बार जरूर इसको ध्यान से देख ले। ये 81 नंबर पूछ रहा है कि इनमें से भिन्न छाटे, तो यहाँ पर भिन्न दिया है पर्वत है, सतपुड़ा आपका पर्वत से है और अरावली ये सभी पर्वत श्रेणियाँ है और यहाँ पर एक डल झील का नाम दिया गया, तो आपका ये जो अलग हो गया क्योंकि ये सभी पर्वत श्रेणियाँ हैं और पर्वत ये आपका झील है। अगला दिया गया आपका गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तो जो आपका गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र है ये सभी मतलब आपके जो मतलब मध्य भारत और उत्तर भारत की नदियाँ हैं और यहाँ पर जो कावेरी जो है दक्षिण भारत की नदी है, तो यहाँ पर भिन्न है, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 83 नंबर आपका है कि आमीटर, थर्मामीटर और बैरोमीटर और तापमान, तो ये सभी तीनों जो है आपके एक मतलब यंत्र है जो किस मतलब जिससे आमीटर का मापता है विद्युत धारा, थर्मामीटर टेम्परेचर मापता है और बैरोमीटर दाब मापता है, यानी मापने वाले यंत्र है। और यहाँ पर खुद एक तापमान दिया गया है, तो यहाँ पर भिन्न होगा, तो यहाँ पर भी राइट आंसर आपका डी होगा। 84 नंबर आपका दिया गया है आम, सेव, आलू और ब्लैकबेरी। तो देखिए आम आपका फल है, सेव फल है, ब्लैकबेरी फल है और आपका जो आलू है एक फल नहीं है, ये एक सब्जी है और जो ताना के रूप में आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर आपका बोला है आइजोल, ईटानगर और शिलोंग और यहाँ पर त्रिपुरा। तो ये देखिए आइजोल एक राजधानी है राज्य की, ईटानगर भी राजधानी है और शिलोंग भी राजधानी है और त्रिपुरा स्वयं एक राज्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जो रीजनिंग के हैं वो थोड़ा ईजी है। चलिए कुछ आगे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर सदृशता से प्रश्न है, जैसे तांबा एक धातु है तो इसमें छाटना है आपका कि इंजन, कार, फर्नीचर, लकड़ी, पेन, पेंसिल, तो मिर्च, मसाला, यानी यहाँ पर मिर्च आपका एक जो एक प्रकार का मसाला, जैसे तांबा एक धातु है वैसे मिर्च एक मसाला है। अगला यहाँ पर एक अन्नागार, गेहूँ, यानी अन्नागार कहाँ रखा है, गेहूँ कहाँ रखा है तो अन्नागार में, तो संग्रहालय में क्या रहेंगे, दस्तावेज रहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका है कि अल्बानिया यूरोप, यानी यूरोप में पड़ता है आपका अल्बानिया, तो यहाँ पर कोट डी आइवरी अफ्रीका में पड़ता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यूरेनियम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रयोग होता है, तो कोयला ताप ऊर्जा संयंत्र में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
यहाँ पर आपका दिया गया है कि हलीकर गाय, तो यहाँ पर डचसू कुत्ता। अगला प्रश्न आपका जो दिया गया सीरीज से दिया गया है, प्रश्न संख्या 91, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, और ये 92 का आपका यहाँ पर बी होगा। प्रश्न संख्या 93 आपका जो दिया गया है कैलेंडर से दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर 94 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कोडिंग डिकोडिंग से आपका प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 95 जो आपका है, ये आपका जो दिया गया है एज से प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष। चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक पिता और उनके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, तो जो औसत आयु 22 वर्ष है तो दोनों का उम्र कितना हो जाएगा, जो 44 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दिया गया है कि दोनों का रेशियो क्या है, 10:1 है, यानी 10x + 1 है, तो ये आपका 11x हो गया। वही आपका जो 11x है जो कितना है, 44 है, तो यहाँ से 11 कटाइए तो आपका 4 आ गया। और पूछ रहा है पुत्र का x है ये मान है, तो यानी पुत्र का 4 वर्ष हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा दिया गया, इस तरह के प्रश्न एनटीपीसी में ही बन रहे हैं, तो एक बार इसको जरूर ध्यान से देख लें। यहाँ पर दिया गया कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम ने 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनर ने बनाए, यानी टोटल रन कितना बना आपका 200 बना, और बोला है कि स्पिनर ने 160 रन बनाए। उसके बाद आपका कंडीशन क्या दिया गया है, पहला दिया गया कि टीम में 80% स्पिनर है, और दूसरा बोल रहा है कि प्रारंभिक बल्लेबाज स्पिनर थे, यानी दोनों कंडीशन आपको इससे निकालना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट दे रहा है पहला कि टीम में 80% स्पिनर थे, तो ये आप नहीं निकाल सकते। 200 रन टोटल बना है और 160 रन स्पिनर बनाए हैं, तो इससे कोई हम करेक्शन रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं कि टीम में 80% स्पिनर थे, तो यहाँ पर पहला गलत है। और दूसरा बोल रहा है कि प्रारंभिक बल्लेबाज स्पिनर थे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पहला बल्लेबाज, मतलब हो सकता है कि 160 रन बाद में बना हो, पहले आपका जो बच रहा है क्या मतलब 40 रन वो बना हो, तो ये भी मतलब हम कंफर्म नहीं कर सकते कि पहले स्पिनर रन बनाए हैं। तो दूसरा भी यहाँ पर आपका गलत है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि यहाँ पर ना तो 1 निकलता है और ना ही 2। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न जो आपका है एक तरह से डाटा सफिशिएंसी का ही चैप्टर है, तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर डाटा सफिशिएंसी के नाम से प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत आसानी से इसे सीख पाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पर दिया गया है कि 200 रन बनाए हैं टोटल और 160 रन स्पिनर ने बनाए, 160 रन स्पिनर ने बनाए हैं, तो यहाँ पर निष्कर्ष निकालना था। तो यहाँ पर निष्कर्ष हम ये नहीं निकाल पाएंगे कि 80% स्पिनर थे या प्रारंभिक बल्लेबाज क्या थे, तो इसका मतलब पूरा थ्योरी समझने के लिए आप एक बार प्ले लिस्ट में जरूर जाएं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी वहाँ पर दे देंगे। आप एक बार जाकर के वहाँ पर डाटा सफिशिएंसी और ये आपका जो होता है कथन की पूर्व धारणा है, इस तरह के प्रश्नों को जरूर देखें। ये आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी में बहुत ही मतलब ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज करने में सहायता करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आजकल रेलवे में भी बहुत सारे बन रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला दिया गया है आपका कथन की पुरानी व्यवस्था का स्थान पर नई व्यवस्था आती है, तो निष्कर्ष क्या निकालेंगे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो ये तो सही है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तभी तो पुरानी व्यवस्था का स्थान पर नई व्यवस्था आती है। उसके बाद आपका दिया कि पुराने विचारों को त्याग दे, क्योंकि वह पुराने हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पुराने विचार मतलब सभी मतलब निगेटिव हो उसको त्याग देना चाहिए, तो यहाँ पर आपका केवल एक सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए अगला आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी द्वारा एल्युमिनियम उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत एल्युमिनियम में आत्मनिर्भर बन गया है, और निष्कर्ष दिया गया है कि पहले भारत को एल्युमिनियम का आयात करना पड़ता था। तो अभी जब कहने का मतलब जो अभी आपका जो बना है आत्मनिर्भर, तो पहले तो आपका निर्यात मतलब पहले तो आयात करना ही पड़ता होगा, तो ये तो आपका पहला सही है। अगला बोल रहा है कि इस दर पर भारत एल्युमिनियम का निर्यात शुरू कर सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि इतना जितना प्रोडक्शन हो गया है अब यहाँ से भारत से मतलब एल्युमिनियम को निर्यात कर सकता है, तो ये जरूरी नहीं है अभी आत्मनिर्भर बना है। आत्मनिर्भर बनने का मतलब कि मतलब खुद के लिए मतलब पूरा इनफ हो गया है, तो यहाँ पर दूसरा जो आपका गलत है, तो यहाँ पर केवल एक निष्कर्ष सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यह कथन निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है कि सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है। तो देखिए सभी आम सुनहरे रंग के हैं, ये जितने सारे आपके आम हैं, ये आम का डायग्राम हो गया आपका, तो जितने भी आपके आम हैं, सॉरी हम इसको साइड में बनाते हैं, ये जो भी आपके सारे आम हैं ये सारे के सारे क्या बोल रहा है, सुनहरे रंग के हैं। तो हम इसको ए से डिनोट करते हैं, ये आम हो गया आपके और ये सुनहरे रंग के हैं। और बोल रहा है कि कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती है, कोई भी सुनहरे रंग की वस्तु है जो सस्ती नहीं है, यानी कि क्या है, महंगी है। सुनहरे रंग के अंदर जो भी है वो क्या है, महंगी है। अब हम निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष दे रहा है कि सभी आम सस्ते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो सुनहरे रंग के हैं वो सस्ते, सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती है, यहाँ पर बोल रहा है सस्ती नहीं है। और फिर बोल रहा है कि सभी आम सस्ते हैं, तो जी नहीं, इस सुनहरे रंग की वस्तु में आम है तो आम सस्ते नहीं है, तो पहला बिल्कुल गलत है। दूसरा बोल रहा है
कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है कि सुनहरे रंग के आम हो चाहे कोई भी हो, सस्ते नहीं है, तो दूसरा यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि केवल, सॉरी एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर बी में आपका है कि केवल 2 आएगा, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, 2 यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगला दिया गया है कथन कि जेट के पौधे की पत्तियां मोटी होती है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर आपका निष्कर्ष दे रहा है कि सभी मोटी पत्तियां वाले पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। सभी मोटी मतलब पौधे वाली पत्तियों को कम पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ मतलब मुख्य ऐसे तो मतलब पौधे होते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। और अगला आपका दिया गया है कि जेट का पौधा उन स्थानों पर भी उग जाता है जहाँ पानी की अधिकता नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सही है कि जब पानी की कम आवश्यकता होगी तो वहाँ पर भी उग जाएगा जहाँ पर कि उसे पानी की मतलब उपलब्धता जो है कम हो। तो यहाँ पर आपका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निष्कर्ष केवल 2 निकलता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। यहाँ पर हम इस सेट देखने से निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर आप खास करके एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित और खास करके नियामक ज्यामिति, इन सारे 4-5 चैप्टर को अच्छा से बनाएं। और उसके बाद रीजनिंग में जो आपका एक कथन निष्कर्ष है या जो उसके बाद में कथन की पूर्व धारणा है और डाटा सीक्वेंस से इन सारे प्रश्न को भी बनाएं। और करंट अफेयर्स तो इसमें नहीं है, लेकिन अगला जो आपका अभी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है इसमें आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज दोनों लिखा है, तो वहाँ पर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।